हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? विश्वास करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, फटाफट सटासट करते होंगे काम। तो बाबू लोग बिना लेट किए आज एक इस वीडियो के अंतर्गत दिखने वाली जो आपका बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा गया है बाबू लोग, अमीबियासिस, जिसे अमीबिया पेचिस भी कहते हैं, इसे अमीबिया पेचिस भी बोलते हैं इसे। तो बाबू लोग इंग्लिश से बोलते हैं इसे अमीबियासिस। क्या बोलते हैं बाबू लोग? अमीबियासिस इसे बोलते हैं हम लोग। तो ये बीमारी के बारे में आज पूर्ण जानकारी लेने वाले हैं कि सर किस पैथोजन से फैलता है, इसका जो प्रभावित अंग कौन से होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, इनका प्रिवेंशन अर्थात रोकथाम किस तरीका से है। तो इस रोग के बारे में आज एकदम बेहतर तरीका से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए और ये विश्वास रखेगा कि जो भी आएगा ना इस बीमारी से कुछ भी पूछेगा आपको छूटने वाला नहीं, चाहे दवाई का नाम पूछे चाहे कुछ और का नाम पूछे। तो पहले देखते हैं अमीबियासिस क्या है। अमीबियासिस कहने का मतलब आप लोग कि ये एक पैथोजेन से होने वाला रोग है। कौन सा पैथोजेन से? तो पैथोजेन का नाम है बाबू लोग, पैथोजेन का नाम है इसका, ये पैथोजेन का नाम है इसका एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक। बाबू लोग कौन सा? तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोवा से होने वाला रोग है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो अमीबियासिस है ना सर, ये वायरस होता है कि फंगस होता है कि प्रोटोजोवा से होता है कि किस से होता है? तो पहला आंसर है प्रोटोजोवा। ये पहला पॉइंट आ सकता है आपका कि सर अमीबियासिस जो बीमारी है ना ये किस से होने वाला रोग है। तो पहला पॉइंट प्रोटोजोवा। लेकिन दूसरा पॉइंट पूछ देगा कौन सा प्रोटोजोवा, किस प्रोटोजोआ, उस नाम बताइए प्रोटोजोआ का। तो इस प्रोटोजोआ का नाम है बाबू लोग एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है जी? एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ नाम है। आगे चलते हैं। जब ये प्रोटोजोआ किसी कारण से भोजन या पानी की सहायता से, दूषित भोजन या दूषित पानी की सहायता से, जब हम दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करते हैं तो ये अमीबा जो होते हैं बाबू, ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, ये प्रोटोजोआ हमारे बॉडी के अंदर से प्रवेश करते हुए पेट से होते हुए हमारे छोटी आंत में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? छोटी आंत में चले जाते हैं। और जब ये छोटी आंत में चले जाते हैं तो ये बहुत सारे अवस्था बनाते हैं जिसे बोलते हैं ट्रोफोजोइट अवस्था। कौन सा अवस्था? ट्रोफोजोइट अवस्था बनाते हैं। ठीक है, इस अवस्था के दौरान ये अपनी संख्या को वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है, जिसके कारण हम ग्रसित हो जाते हैं। सर लक्षण क्या, कौन सा अंग को ग्रसित करता है? तो बाबू लोग जब ये प्रोटोजोआ आपके बॉडी में प्रवेश करेगा ना तो आपका पेट से होते हुए अर्थात अस्टमस से होते हुए आपका छोटी आता माने स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाता है। वहां पे एक अपना अवस्था बनाता है, उसको नाम है ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट अवस्था, ट्रोफोजोइट स्टेज भी बोल सकते हैं, यह अवस्था स्टेज बनता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सर इस अवस्था के अनुसार क्या करता है? ये वृद्धि करता। क्या करता है? वृद्धि करता। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो सिम्टम्स माने लक्षण देखने वाले इसका, तो इसका लक्षण का नाम है बाबू लोग, इसका लक्षण क्या है? तो जब ये हमारे अंदर प्रवेश करेगा ना तो लीवर के जो टिश्यू होते हैं, लीवर को जो टिश्यू माने उत्तक, ये उत्तक में क्या करेंगे, इस ऑर्गन में क्या हो जाएगा? फोड़े बन जाता है। क्या बन जाता है? फोड़ा। फोड़ा माने आप जानते हैं ना कि जख्म जो होता है ना, फोड़ा फड़ा, उसी टाइप बन जाता है बाबू लोग लीवर में आपका। तो ये आपका लीवर ये साइड है। कौन साइड है? ये साइड है। तो ये बात नहीं, ये साइड है आपका, माने ये दाएं साइड होता है आपका लीवर, ये साइड लीवर होता है, ये साइड आपका स्टमच होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, माने लेफ्ट साइड की ओर क्या होता है? स्टमच होता है। आगे देखिएगा, स्टमच माने पेट में दर्द देने लगता है, जिसके कारण पेट में क्या होने लगता है? दर्द देने लगता है। जब आपका लीवर में फोड़ा बन जाता है और जब आपके लीवर के टिश्यू में फोड़ा बन जाए तो आपका पेट क्या करेगा? दर्द करेगा। दर्द के साथ क्या होगा सर? तो मल के साथ जब फोड़ा होगा तो फूटेगा, जब फूटेगा तो बाबू लोग दर्द तो देगा, और जब दर्द देगा तो फोड़ा में म्यूकस होता है। कुछ होता है जी, फोड़ा में म्यूकस, और ये म्यूकस आपके मल के साथ निकलेगा, मल के साथ बाहर निकलेगा। तो लिखा गया पहला पार्ट, लीवर के टिश्यू में कुछ बन जाते हैं, फोड़े फोड़े बन जाते हैं। दूसरा बात सर, पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द होने के साथ साथ मल जो होते हैं ना, मल के साथ म्यूकस आने लगता है। म्यूकस माने आप जानते हैं जो फोड़े का जो लिक्विड है वो लिक्विड आपको आने लगता है। ठीक है, तो ये आपका पैथोजन के नाम क्या बाबू लोग? तो इसका पैथोजन के नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। कौन सा पैरासाइट? तो प्रोटोजोआ होने वाला रोग है। अग्रेसिव ऑर्गन माने होता है प्रभावित अंग, तो स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत होता है बाबू लोग। लक्षण,
तो लक्षण दो हैं, एक लीवर के जो टिश्यू होता है, टिश्यू में फोड़े फोड़े बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट बाबू, स्टमच में दर्द होता है, दर्द के साथ साथ अगर दर्द क्यों होता है तो ये फोड़े के कारण दर्द होता है। जब फोड़ा फूटेगा तो दर्द होगा, और जब फोड़े फूटेगा तो ये मल के साथ क्या आएगा बाबू लोग, म्यूकस अर्थात ब्लड के रूप में आएगा। ठीक है, ये कौन अवस्था बनाता है जी, तो ट्रोफोजोइट अवस्था बनाता है। तो आगे अगला पॉइंट चलते हैं इसमें। देखो लिखा गया रोकथाम क्या बाबू लोग, तो इस बीमारी का जो रोकथाम होते हैं ना, ये रोकथाम के बारे में आज हम लोग देखने वाले। तो देखते हैं क्या सर रोकथाम कैसे किया जा सकता है इसका। तो देखिए पहले बात है कि सर संक्रमित, मानिए कोई भी रोगी ग्रसित हो गया, मानिए हम ही ग्रसित हो गए, तो हम लोग का जो मल होता है, हम लोग जो मन ग्रसित हो गए तो हम लोग से जो मल निकलेगा, या कोई भी जीव जो संक्रमित है, जो भी रोगी है, उस रोगी से जो मल निकलेगा वो मल को पीने वाले जल स्रोत में नहीं फेंकना चाहिए। जैसे कुआं और सब बहुत सारा स्रोत होता है जहां से कोई भी जीव अपना पानी पीता है। अब आप बताइए ये वाला मल को ले जाकर उस पानी में डाल दीजिएगा तो पानी दूषित न हो गया जी बाबू लोग। हाँ, तो जब पानी दूषित हो जाता तो उसको जब कोई दूसरा जीव पिएगा तो उसका क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा उस रोग से। तो पहला पॉइंट तो यह है कि सर पीने वाले पानी में इस मल को डालना नहीं चाहिए। माने संक्रमित रोगी की जो मल है ना, वो मल को किसी पानी पीने वाले पानी में नहीं फेंकना चाहिए। तो पहला रोकथाम था कि सर संक्रमित रोगी के मल को किसी पीने वाले जल स्रोत माने तालाब हो गया आपका कुआं हो गया, ये सब आपका जल स्रोत है। आप इसमें अगर कोई जीव उस पानी का यूज करता है और आप उसमें फेंक दीजिएगा तो बताइए वो भी जीव ग्रसित हो जाएगा ना जी, क्योंकि ये प्रोटोजोआ उसके बॉडी में प्रवेश कर जाएगा। दूसरा पॉइंट सर कि कच्चे सब्जियों एवं फलों को धोकर खाना चाहिए। खाने से पहले क्या कर लेना चाहिए, तो खाने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अच्छी तरह से क्या कर लेना चाहिए, तो धोकर खाना चाहिए। आप जानते हैं सब जब मिल जाता है हाथ में ना तो कोई धोता नहीं, डायरेक्ट मार लेता है, क्योंकि भाई बहन जो होता है आपका वो भाई बहन मांग ना ले, इसके वजह से आप ऐसा ही मार लेते हैं। तो इसके वजह से थोड़ा दे दीजिए, लेकिन बढ़िया से धो धा करके खाइए, कम में खाइए लेकिन बढ़िया से साफ सुथरा करके खाइए। तो बाबू लोग ये दो पॉइंट है इसका रोकथाम था। अगर पूछ देगा कि एमीबिएसिस रोग के रोकथाम को लिखे तो रोकथाम दो है। एक बात है कि संक्रमित रोगी के मल को किसी पीने वाले जल स्रोत में, कुआं, तालाब, इटिस में नहीं फेंका जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट कच्चे सब्जियों और फलों को खाने से पहले अच्छी तरह से क्या कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। आगे बाबू लोग कंट्रोल इसका क्या है, तो इसका जो कंट्रोल है ना, ये कंट्रोल क्या, तो बताइए किसी भी व्यक्ति है उसका लीवर ग्रसित है, उसका बॉडी पेट में दर्द दे रहा है, मल नहीं कर रहा, मल के साथ म्यूकस आ रहा है, तो रोगी को तो पहले बात है कि उसको काम नहीं करवाना चाहिए, उससे पहले आराम जी बाबू, आराम देना चाहिए, विश्राम करवाना चाहिए उसको। पहले क्या देना चाहिए, विश्राम करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए, विश्राम करवाना चाहिए। लेकिन बाबू लोग ये आराम कितना दिन करेगा, आराम करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ आराम भी एक इलाज है। आराम करेगा, विश्राम करेगा, थोड़ा रेस्ट अनुभव होगा, लेकिन हाँ इसके अलावा इसको बीच बीच में एक घोल आता है, उस घोल का नाम है इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड। इलेक्ट्रोलाइट का फ्लूइड का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। तो ये बात को याद रखिएगा कि रोगी को विश्राम करना चाहिए, विश्राम करने के साथ साथ रोगी को बीच बीच में इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का सेवन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। आगे आप लोग इसका दावा, बहुत ही फेमस दावा, तो दावा के नाम है आपका, इसके लिए दावा का नाम बता देते, ठीक है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया ये। सर देखिएगा रोगी के लिए कौन सा दवा इसका प्रयोग किया जाता है, तो वायोफार्मी। ये सभी एंटीबायोटिक्स दवा है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले। सर तो वायोफार्मी, चीनोफार्मी, डायोडोपामिन। देखिए लास्ट में क्या, फार्मी, जैसे चीनोफार्मी और क्या वायोफार्मी। तो वायोफार्मी कहे चाहे चीनोफार्मी कहे चाहे डायोडोकिनिन कहे, डायोडोकिनिन कहे, ये सभी मेडिसिन आपको लेना चाहिए, या ये सारे मेडिसिन आपके लिए यूजफुल होगा। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि सर इस जो कंट्रोल क्या है सर, तो कंट्रोल माने रोगी को आराम करना चाहिए। दूसरा बात, रोगी को आराम के दौरान बीच बीच में एक घोल आता है, उस घोल का इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का सेवन करवाना चाहिए। तीसरा पॉइंट कि सर रोगी को क्या देना चाहिए, तो रोगी को बायोफार्मी, चीनोफार्मी और डायोडोकिनिन, इटिस दवाइयां का क्या करना चाहिए, यूज किया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, ठीक है, यूजफुल होगा। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया समझ में जी, कि सर एमीबिएसिस एक बीमारी है
ये नाम पूछेगा पैथोजन के तो मारिएगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका। सर पायरासाइट परजीवी के नाम पूछा था प्रोटोजोआ। अग्रेसिव ऑर्गन माने प्रभावित अंग छोटी आंत। सर आगे लक्षण, तो लक्षण तो आप जान गए कि लीवर में फोड़ा बन जाता है, और जब फोड़ा बनेगा तो फिक्स की दर्द देगा, और दर्द देगा तो फोड़ा तो एक दिन फूटेगा ना, तो फूटेगा तो मल के साथ इसको क्या आएगा, म्यूकस अर्थात ब्लड के रूप में आएगा। बताइए यह प्रोटोजोआ जो है ये कौन सा अवस्था बनाता है, तो ट्रोफोजोआट अवस्था बनाता है, जिसके कारण ये वृद्धि करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आया ना जी। रोकथाम में क्या, तो रोकथाम में रोगी के मल को पीने वाले जल स्रोत में नहीं फेंका जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उस मल में उसका प्रोटोजोआ है जिससे वो ग्रसित हुआ। ठीक है, आगे सर कच्चे सब्जियों या फलों को खाने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। आगे लिखा गया कंट्रोल, तो रोगी को आराम करना चाहिए और रोगी को बीच बीच में इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का सेवन कराना चाहिए। रोगी को कौन कौन दवा देना चाहिए, तो बायोफार्मिक, चिनोफार्म और डायोडोक्यूमिन एटीसी दवाइयां, एटीसी मेडिसिन का यूज किया जाना चाहिए। तो आप लोग, आपको हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ चुका होगा, और जब समझ में आ गया तो अपना नोट्स बुक में ऐड कर लीजिए इसे, क्योंकि पता नहीं ये जो पढ़ाए हैं ये आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाए। अगर आ जाएगा तो जो पढ़ लिख कर भी आप उससे छूट जाएगा तो और भी खूब चीज है, जो नहीं पढ़े वो छूट गया तो उतना टेंशन की बात नहीं होता, लेकिन जो पढ़ लेते और पढ़ने के बाद जो पॉइंट छूट जाता, तो ऐसा हो कि पढ़े लेकिन ये पता नहीं जो पढ़े वही आज आपको एग्जाम, तो आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा, टेंशन होगा माइंड पे कि हम खास पढ़े थे, आप याद कर लेते, लिख लेते नोटबुक में, तो काश आज हम इससे नंबर उठा लेते बोर्ड एग्जाम। तो फिर से जब आपको समझ में आ गया तो अपना नोट्स बुक में ऐड करके इसे एक दो बार देख लीजिएगा, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में जो आएगा तो उसे एकदम दौड़ा दौड़ा के मारना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर समझ में आया है तो वीडियो को कमेंट में लिखिएगा कि समझ में आ चुका है, और लाइक भी करिएगा। ठीक है।